है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइस, दृष्टि 2023 का जो घटना चक्र का मैगजीन है, इसका आज पार्ट 5 हम बात करेंगे इसके बारे में। सो देखिए, अगर आपको यूपी पीसीएस का पेपर देना है तो इस मैगज़ीन को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में इस मैगज़ीन से अप्रॉक्सीमेट 25 से 35 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है करंट अफेयर का। ठीक है, इस मैगज़ीन को स्किप करने के दो ही शर्त हो सकते हैं। या तो पहला, आप प्रॉपर 1 साल तक करंट अफेयर को पढ़े हैं, चाहे किसी भी रिसोर्स से पढ़ें, किसी भी मैगज़ीन से पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि सारे मैगज़ीन में बातें वही होती हैं, किसी में आगे किसी में पीछे आते हैं, कुछ समय पहले पीछे आ जाते हैं मैटर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर आप जैसे यूपी पीसीएस का पेपर देना है तो यूपी के सिर्फ ओरिएंटेड बातों को फोकस किए हुए हैं, किसी चैनल को फॉलो किए हुए हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को नहीं किए हैं या दोनों को नहीं किए हैं तो आपको घटना चक्र की उपयोगिता बन जाती है एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर इसको स्किप करके जाएंगे तो फिर हमें नहीं लगता कि फिर पेपर में कुछ सही होने वाला है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस जिस मैगज़ीन को, जिस करंट को सारे के सारे यूपी के स्टूडेंट करेंगे, अगर आप उसको स्किप कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि घटना चक्र को रामबाण की तरह फॉलो करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट है, इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, सो बातें बकैती बहुत होगी भैया। ठीक है, टोटल 4 पार्ट हो चुका है। ठीक है, सो आपको कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, वो आप पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। सो आज हमारा पार्ट 5 है, चलिए हम इस पे बात करते हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है घटना चक्र दृष्टि 2023 का, वह है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, सो वैश्विक राजनीति के बारे में बात करेंगे, सामाजिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समाचारों के लेखा जोखा के बारे में बात करेंगे। इसमें से हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वह शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ। ठीक है, इसको हम आईआर भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो भारत और जापान। ठीक है, सो 20 से 21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री सुफियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। श्री किशिदा की यह यात्रा, भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग नहीं था। ठीक है, सो ज्ञातव्य है कि 14वां भारत जापान वार्षिक जो सम्मेलन है मार्च 2022 में आयोजित किया जाना था। ठीक है, सो ये डेट आप याद रखना। ठीक है, कि जो भारत जापान का वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो मार्च 2022 में 14वां आयोजित किया जाना था। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वां वर्षगांठ है। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए हो जाता है कि 17वीं वर्षगांठ है। ठीक है, भारत जापान के संबंध का 2022 का, तो प्लीज़ आप इसको याद रखना यहाँ पर। ठीक है, वर्ष 2023 में जहाँ भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। ठीक है, सो प्लीज़ आप ये भी आप याद रखना कि जैसे ही 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वैसे ही जापान इस बार G7 का अध्यक्ष बना हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे मैं बात पूछें कि G20 का जो अध्यक्षता है भारत यूपी के किन किन शहरों में इसकी समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो देखिए लखनऊ है। ठीक है, आगरा, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, सो उल्लेखनीय है कि राष्ट्राध्यक्षों व शासन प्रमुखों का जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, सो G7 शिखर सम्मेलन 2023 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा। सो ये जगह आप याद रखना, हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा। ठीक है, चलिए भारत ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। सो 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ ने भारत की राजनयिक यात्रा संपन्न की है। सो मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज़ की यह यात्रा, भारत की यात्रा, पहली आधिकारिक यात्रा थी। सो 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज़ अपनी भारत यात्रा अहमदाबाद, गुजरात पहुँचे थे। ठीक है,
सो इसमें हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सो भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे व अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे। सो ये आप पॉइंट को याद रखना, ठीक है। और इसमें और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, सो 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो आई होप सो कि आप ये 2 से 3 बातों को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डाकिन विश्वविद्यालय भारत ने अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। सो 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय की भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई है। सो यह पहला विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की गई है। सो डीकिन विश्वविद्यालय, सॉरी डाकिन नहीं, डीकिन है, ठीक है, डीकिन विश्वविद्यालय, ठीक है। सो डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। सो इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA द्वारा प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की शाखा और संचालन विनियमन 2022 को अधिसूचित किया था, ठीक है। तो आई होप से याद रखना कि ये न्यूज हो सकता है। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात आता है तो कौन सा समिट है, क्या है, वो तो ठीक है, बाकी साल से भी आता रहा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज़ आप इसको याद रखना कि जो डीकिन विश्वविद्यालय है भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। तो आई होप सो कि आप इसके इंपॉर्टेंस को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA, सो 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ज्ञातव्य है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंडियन ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, आप इसको इंडस से भी आप याद रखना, ठीक है। सो ECTA 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। सो भारत ने वर्ष 2022 के दौरान 2 व्यापार समझौते को प्रभावी बनाने व अद्वितीय गौरव हासिल किया है। सो उल्लेखनीय कि भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हुआ था, ठीक है। सो ये 1 दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, ठीक है। सो ECTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया बाजार तक पहुंच प्राप्त होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हमारे जो उत्पाद हैं उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, ठीक है। सो मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि की पढ़ाई उपरांत कार्य वीज़ा उपलब्ध कराएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है लाइन। सो इससे ऑस्ट्रेलिया के अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में दोहरा कराधान जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए, ठीक है। सो इन 4 से 5 पॉइंट को आप यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक है। भारत भूटान की बात करते हैं। सो 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय कि भूटान में भारत के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना जिसकी की क्षमता 720 मेगावाट का निर्माण किया गया है, इसे हाल ही में भूटान को सौंपा गया है। सो ये मांग देछू याद रखना है आप, मांग देछू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। सो भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य जो प्रमुख परियोजनाएं हैं पुनात सांगछू, ठीक है, ये
फर्स्ट जल विद्युत परियोजना है जिसका कि 1200 मेगावाट का क्षमता है। ओके, दूसरा है पुनात सांगछू, ये द्वितीय जल विद्युत परियोजना है जिसका कि 1020 मेगावाट का क्षमता है। खोलोगछू, ये जल विद्युत परियोजना 600 मेगावाट का क्षमता वाला है। चूखा जल विद्युत परियोजना, ये 336 मेगावाट का क्षमता वाला जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, सो उल्लेखनीय है कि भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारी रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित है। ठीक है, सो यह रेल लिंक कोकराझार असम को गेलुफू भूटान से जोड़ेगा। सो अगर यहाँ से बातें आती हैं तो ये जो रेल लिंक है ना, ये असम का जो कोकराझार है ना, वह भूटान के गेलुफू को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, यह भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा अगर स्थापित होता है तो। ठीक है ना। और भारत इटली की बात करते हैं। सो 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधित्व मंडल भी भारत की यात्रा पर आया था। सो यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ठीक है, सो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है। सो 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया था। कौन? सुश्री मेलोनी। तो ये आप याद रखना, ये नाम आपको याद सकता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। सो ये जो जॉर्जिया मेलोनी है ना, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 8वां जो रायसीना संवाद हुआ है 2023 का, मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और उल्लेखनीय कि 2023 में भारत और इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्षगांठ भी था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और इटली के संबंध का ये कौन सा वर्षगांठ था। तो ये 75वां है और हमारा देश भी 75वां वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मना रहा है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को अगर लिंक करके देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की बन जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, भारत जर्मनी के देखते हैं। तो 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। तो अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया था। ठीक है, तो वर्तमान में भूमिका जर्मन चांसलर में भी सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। ठीक है, सो हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है एग्ज़ाम के लिए। सो साथ ही यह 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद किसी जर्मन चांसलर का ये पहली भारत यात्रा थी। सो इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, ओके। चलिए भारत और मिस्र को देखते हैं। तो 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। ठीक है, सो उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व श्री सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और 16 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहे थे। ये आपको याद रखना है कि जो भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, हालांकि अमृत महोत्सव शुरू हो गया था उस समय। सो 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी को ना ये श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में भारत में इन्वाइटेड थे। ठीक है, यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगर मिस्र से क्वेश्चंस पूछता है मिस्र और भारत के रिश्ते, तो ये क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप सो आप इसको प्लीज़ याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, भारत और बांग्लादेश। सो 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। क्लियर। सो यात्रा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का भी दौरा किया। सो यात्रा के दौरान जो जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच
भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर भी समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ये कुशियारा नदी आप याद रखना, ठीक है। और कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कुशियारा नदी है किस नदी का शाखा है, तो बराक नदी का शाखा है, जो कि असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए, उल्लेखनीय है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र जो कि 1320 मेगावाट का सुपर कंक्रीट कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है, जो कि बांग्लादेश के खुलना डिवीज़न के रामपाल में स्थित है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक। तो अगर रूपसा रेल पुल से भी जुड़ा क्वेश्चन आता है तो आई होप सो कि डील करना कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच का यह डील है, ठीक है। 5.13 किमी लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश और मोंगलापत्तन को खुलना से जोड़ेगा। साथ ही यह पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल और गेडे के भारतीय सीमा पर भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ठीक है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन आई हो कि अगर आप ये फॉलो करते हैं डेली का मेरा करंट अफेयर सेशंस, तो वहाँ पे मैंने कवर करा दिया है, बट आज भी इसको देख लेते हैं कि 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFP इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइप का उद्घाटन किया था। और इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। सो IBFP जो है भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, तो ये ऊर्जा पाइपलाइन है, ठीक है। सो इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। सो इस पाइपलाइन को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। सो इस पाइपलाइन की जो लंबाई है 131.57 किमी है। आई होप सो इसको आप याद रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पे आते हैं हम, ठीक है ना। सो टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 की बात करें तो ये मैगजीन का भी जो पर्सनालिटीज़ होते हैं एग्ज़ाम में आते हैं। सो 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची यानी मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल जो 2023 के हैं जारी किया गया है। सो यह इस सूची का जो 20वां संस्करण है। तो आई होप से याद रखना कि यह सूची का ये 20वां संस्करण है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। वर्ष 2023 की टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणी यथा कलाकार, प्रवर्तक, ठीक है, यानी इनोवेटर्स, और असाधारण व्यक्ति, ठीक है, और नेता, आइकॉन और मार्गदर्शक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। सो कलाकार की अगर बात करें तो श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायक, याद रखना सलमा हायक, और अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर को सहित 19 व्यक्ति शामिल है। तो आई होप सो इसको याद रखना है आप, ठीक है। शुरुआत के जो 2 नाम है ना कि सलमा हायक और अभिनेत्री जो हैं ड्रू बैरीमोर, ये दोनों नाम याद रखना, ठीक है। सलमा हायक और ड्रू बैरीमोर याद रखना, इनके साथ टोटल 16-19 और व्यक्ति हैं, ठीक है। इनोवेटर्स की बात करें तो इसमें शामिल व्यक्तियों में किलियन एम्बाप्पे, ठीक है, फ्रेंच ये फुटबॉलर हैं, और ईगा स्वेटेक, ठीक है, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इनका भी आप नाम याद रखना, ठीक है। असाधारण व्यक्ति की बात करें तो प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी भारतीय मूल के अमेरिकी लेखिका और अभिनेत्री और मॉडल एवं टेलीविज़न होस्ट रही हैं ये, ठीक है। और एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक और ट्विटर के CEO हैं, क्लियर। और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर आदि हैं, ठीक है। तो ये जो लियोनेल मेसी है ना, इनका आप नाम याद रखें, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और एलन मस्क, ठीक है। और ये जो नया नाम आपके सामने आया है, ठीक है,
पद्म लक्ष्मी भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविज़न होस्ट रही हैं। ठीक है, ये असाधारण व्यक्ति के श्रेणी में इनका नाम आया हुआ है। ठीक है, नेता की बात करें तो कुल 20 लोगों में इनमें से ओलेना एलेस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी, जो कि बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, और वोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, और जैनेट एलन ये अमेरिकी वित्त मंत्री को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आइकन की बात करें तो 15 लोगों को स्थान दिया गया, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान का नाम है। ठीक है, सो आइकन की अगर बात करें तो शाहरुख खान, 15 लोगों में शाहरुख खान भी सम्मिलित हैं। मार्गदर्शक की बात करें तो भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजामौली को शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री से 2 लोगों को इसमें जगह मिला है। ठीक है, एक तो है आइकन में शाहरुख खान, दूसरा है मार्गदर्शक में एस राजामौली। ठीक है, ये 2 लोग हैं, तो आई होप सो कि आप इसको याद रखना। बाकी भारत के किसी पॉलिटिशियंस या किसी इनोवेटर, ऐसा किसी का भी नाम शुरुआत की लिस्ट में नहीं है। सो टाइम 100 जो मैगजीन है, ये सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 का जो रिपोर्ट पब्लिश इन्होंने किया है, उसमें भारत के 2 लोगों का स्थान है। किसमें? आइकन में शाहरुख खान का नाम है टोटल 15 लोगों में, और मार्गदर्शक में फिल्म जो निर्देशक हैं एस राजामौली, उनका स्थान है। तो आई होप सो कि आप इसके इम्पोर्टेंस को नोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिनलैंड नाटो का 31वां राज्य सदस्य बना है। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें थोड़ा सा अगर बात करें तो फिनलैंड के नाटो में सदस्यता से ना जो रसिया है वो अपने को चारों तरफा अब घिरा पा रहा है। ठीक है, अगर चारों तरफा ना बोलें तो मतलब हम ये कहें कि 1/3 पार्ट उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे घिरा पा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब यूक्रेन रसिया के जैसे कंफ्लिक्ट शुरू हुआ था, जो नाटो है वो धीरे धीरे रसिया के बॉर्डर पे जितने भी कंट्री हैं उनसे अपना संबंध बना रहा है, उनको अपना सदस्यता दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रसिया को डिफेंड करने के लिए जो यूरोपीय कंट्री हैं और साथ में जो अमेरिका है, इनका एक प्रकार से दबाव बनेगा बॉर्डर पे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या काफ़ी राजनीतिक कारण होंगे। अगर बॉर्डर पे इनके सारे के सारी कंट्री नाटो में आ जाती हैं, सदस्यता ले लेती है, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका बोलेगा वो नाटो कंट्री करेगी। ठीक है, जो यूरोपीय संघ बोलेगा वो नाटो कंट्री करेगा। तो बस ये आप इतना ओवरव्यू समझिए। बाकी हम प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बात करते हैं। तो 31वां जो सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है। ठीक है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो जो यूएसएसआर था ना, यूएसएसआर के ठीक है, सो ये एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। बस इसको मोटा मोटा इतना जाने कि जो नाटो है क्या। नाटो क्या है? जो 1991 के पहले जो रसिया का संगठन था, जो सारी कंट्री थी यूएसएसआर के नाम से, ठीक है, उनके प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपीय कंट्री और अमेरिका अपने आपस में मिल करके एक संगठन बनाए थे, जो कि राजनीतिक और सैन्य संगठन था। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर प्रभावी ना हो सके। ठीक है, तो बस इतना समझिए। उसके बाद 1991 के बाद यूएसएसआर टूट गया और सारी कंट्रियों का अलग अलग रूप हुआ, जिसमें से एक रसिया भी बाहर निकला। ठीक है, चलिए। सो इसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 31 सदस्य शामिल हैं। सो 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी। सो इस संधि को वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप से याद रखना कि एग्जाम में अगर कंफ्यूज करना हुआ आपको तो नाटो की जगह आपसे वाशिंगटन संधि भी पूछ लेगा। ठीक है, वाशिंगटन संधि भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आप बस तैयार रहना कि इसको वाशिंगटन संधि के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना हुआ है। इसको पाकर के काफ़ी तनाव भी बना हुआ है और रसिया भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि फिनलैंड के नाटो सदस्य बन जाने से रसिया का जो बाउंड्री है ना,
वो कहीं ना कहीं नाटो कंट्री से अब घिरा मिल रहा है, ठीक है, जिससे कि नाटो अपना दबाव बना सकता है रसिया पे, ठीक है। सो इससे पूर्व उत्तरी उत्तरी मेडिसोनिया 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। तो अभी के लिए बस नाटो से इतना ही आप जानिए कि 31वां सदस्य 2023 में फिनलैंड बना है और उत्तरी मेडिसोनिया 2020 में बना था, ठीक है। सो ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो का मुख्यालय अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड नाटो का सदस्यता प्राप्त हो गया है। तो आई होप सो, चलिए बस नाटो से इतना ही जानते हैं, ठीक है, क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो सदस्यता की बात आएगी या कब बना हुआ है। बाकी तो हमने नाटो के बारे में सारी बातें कर ली और नाटो का इतना ज़्यादा न्यूज़ चला है कि आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में, तो समय बहुत ज़्यादा इस पर नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, ठीक है। सो वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR जारी किया गया। सब विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान जो नेटवर्क है UNSDSN का प्रकाशन है। सो इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस डाटा का, तो गैलप वर्ल्ड पोल डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको पब्लिश कौन करता है, तो आई होप सो क्या है, संयुक्त राष्ट्र पोषण विकास समाधान नेटवर्क। सो इस रिपोर्ट से अगर बेसिक बात पूछा गया तो पब्लिश कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क किस डाटा का इस्तेमाल करता है यह रिपोर्ट, तो गैलप वर्ल्ड पोल का इस्तेमाल करता है। अब आते हैं इस सूची में किस कंट्री को क्या स्थान है, बस उतना बात कर लेते हैं, ठीक है। सो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 की अगर बातें करें तो 2023 में इस रिपोर्ट का जो 11वां संस्करण जारी किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 2023 में इसका 11वां संस्करण पब्लिश किया गया है, ठीक है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद किन किन आधार पर ये रिपोर्ट पेश की जाती है, ठीक है। सो 6 कारक हैं। पहला क्या है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, GDP पर कैपिटल, ठीक है। दूसरा क्या है, सामाजिक अवलंबन, ठीक है, यानी सोशल सपोर्ट। तीसरा क्या है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी हेल्दी लाइफ एक्सपर्टीज जो है उस पर। और चौथा क्या है, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, ठीक है। पांचवा क्या है आपका, उदारता। और छठवां क्या है, भ्रष्टाचार बोध। इन 6 बेस के आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। सो इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंक प्रदान किया गया है। और WHO है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है 2023 में रैंकिंग हेतु 2020 से वर्ष 2022 के अर्थात 3 वर्षों में गैलप जो वर्ल्ड पोल डाटा का उपयोग किया गया है, ठीक है। सो अगर कंट्री की बात करें तो जो पहला नंबर है वो फिनलैंड का है, ठीक है। आप एक बात याद रखना कि फिनलैंड और डेनमार्क ऐसी कंट्री हैं जो कि ऑल टाइम जितने भी हैप्पीनेस कुछ ऐसे इनोवेटिव रिपोर्ट आती है ना, उसमें फिनलैंड और डेनमार्क हमेशा आगे रहते हैं। तो अगर आप कभी ऐसा चीज़ें आ जाता है और आप उस रिपोर्ट को नहीं पढ़े या रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल आप तुक्का मार के ना डेनमार्क और फिनलैंड को मार के इस क्वेश्चंस को आगे कर देना, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही होने के चांस रहते हैं जब कुछ इनोवेटिव हैप्पीनेस की बातें आ जाती हैं, भुखमरी वाली बातें। तो सबसे संतुष्ट, सबसे प्रसन्न जो कंट्री है फिनलैंड डेनमार्क माना जाता है। उसमें अगर बात करें आपके जो फ्रीडम की बात करें, धोखाधड़ी की, जो प्रेस स्वतंत्रता की बात करें, ठीक है, ट्रांसपेरेंस की अगर बात करें, ट्रांसपेरेंसी की, तो आई होप सो कि आप याद रखना कि फिनलैंड और डेनमार्क हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है। और तीसरा आइसलैंड है, चौथा इजराइल है और पांचवा नीदरलैंड है। तो ये याद रखना, ठीक है, कि शुरू के 2 कंट्री फिनलैंड और डेनमार्क याद रखना। सबसे कम प्रसन्न अगर देशों की बात करें तो सबसे जो लास्ट है वो अफगानिस्तान है, ठीक है। सो आई होप सो कि बस सबसे लास्ट याद रख लेना कि सबसे लास्ट अफगानिस्तान है और सबसे जो प्रसन्न है वो फिनलैंड और डेनमार्क है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। WHO 2023 में भारत का जो 126वां स्थान मिला है, ठीक है। सो उल्लेखनीय है कि WHO 2022 में भारत का 136वां स्थान था, इस बार 126वां है। तो आई होप सो कि 10 जो रैंक है उसका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है।
सो 126वां स्थान है भारत का। तो भारत के लिए उपलक्ष्य में याद रखना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें भारत का जो स्थान है 126वां है 2023 में। 2022 में 136 नंबर पर था भारत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख सॉरी लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल है। सो ये बस इस टॉपिक से पता चल गया हमको, ठीक है, कि लद्दाख और मयूरभंज जो है वो टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हो चुका है। ठीक है, सो मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो कि मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आई होप सो इसका क्वालिटी आप समझ गए कि विलक्षण बाघ और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क और काले बाघ पाए जाते हैं, जो कि इसके अतिरिक्त अन्य एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज का जो छाऊ है नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज की सूची में शामिल है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृष्ट और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इन दोनों को याद रखना कि जो मयूरभंज है ना, उड़ीसा का एक जिला है, ये अपने विलक्षण बाघ और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो मयूरभंज है इसके अगर बात करें तो इस यहाँ की जो नृत्य है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है अपने अल्पाइन भू परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सो हाल ही में भारत का पहला जो डार्क स्काई अभयारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए और याद रखना, ठीक है, कि लद्दाख और मयूरभंज चर्चा में बने हुए थे और टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों में इनको स्थान दिया गया है। सो लद्दाख आप समझ गए और मयूरभंज भी आप याद रखना कि उड़ीसा का एक जिला है। ठीक है, उड़ीसा का एक जिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। तो 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2023 के 10वें संस्करण को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो सूचकांक में विश्व के 163 देशों को इसमें आतंकवाद के प्रभाव के अध्ययन और विश्लेषण किया गया है। ठीक है, सो 2021 की भांति 2022 में जो इस्लामिक स्टेट IS है लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह बना हुआ है। तो ये भाई याद रखना, ठीक है, कि जो IS है इस्लामिक स्टेट IS यह सबसे घातक आतंकी समूह बना है 410 आतंकी हमलों के साथ। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1045 मौतों के लिए उत्तरदायी था। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देशों को शून्य स्कोर तथा आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इन देशों को याद रखना कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर। भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर। देखिए भारत का जो पड़ोसी है वह भूटान है, चीन है। ठीक है, और भारत का जो रिलेशंस है सिंगापुर से ऑल टाइम अच्छे रहते हैं। तो इन तीनों को आप याद रखना कि भूटान, चीन और सिंगापुर को कुल 71 देशों को शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इनको याद रखना भारत का पड़ोसी देश होने के नाते। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित अगर 5 देश की बात करें तो पहला अफगानिस्तान है, दूसरा बुर्किना फासो है, तीसरा सोमालिया है, चौथा माली है और 5वां सीरिया है। ठीक है, एक बात याद रखना कि आई होप सो कि जब से अफगानिस्तान तालिबान बना है तो ये कहने की बात ही नहीं कि वहाँ पे आतंकवाद का क्या लेवल है और किस हिसाब से है। ठीक है, क्या परिदृश्य रहा है। तो आई होप सो कि अफगानिस्तान न दे। ठीक है,
अफगानिस्तान न दे तो बोर्निया फासो, सोमालिया, माली, सीरिया याद रखना। रैंकिंग के हिसाब से जो शीर्ष नंबर पे है आतंकवाद से प्रभावित। और भारत के जो पड़ोसी हैं भूटान, चीन और सिंगापुर। सिंगापुर पड़ोसी नहीं देखिए इसलिए है क्योंकि यहाँ से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ये बिल्कुल आतंकवाद से अप्रभावित देश है। और उच्च उच्च जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वह अफगानिस्तान, बोर्निया फासो, सोमालिया, माली और सीरिया। सो याद रखना कि अगर इसको स्किप भी कर दे रहे हैं, एग्जाम में ऑप्शन नहीं देते हैं, तो बोर्निया फासो याद रखना है आप। आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स अगर देशों की बात करें तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, ठीक है। भारत 13वें रैंक पे है, याद रखना। भारत का जो रैंक है 13 नंबर का है, ठीक है। और 93 पे चीन है, ठीक। और 79 पर दक्षिणी अफ्रीका है, ठीक है। आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स के देशों की बात करें, अगर ब्रिक्स देश की बात करता है आतंकवाद से प्रभावित, तो ब्रिक्स देशों में 13 नंबर पे भारत है और 93 पे चाइना है। इन दोनों कंट्री को याद रखना है आप, ठीक है। और GTI 2023 में भारत को 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान मिला है। तो आई होप सो कि इसको याद रखना। GTI के लिए भी और ब्रिक्स के लिए, दोनों के लिए बात पूछता है तो 13वां रैंक याद रखना इंडिया का टेररिज्म में, ठीक है, से प्रभावित, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022, ठीक है। सो अगर इसकी बात करें तो विश्व में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश जो क्रमशः हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। ये आप याद रखना कि 2018-22 की अवधि की अगर बात करें तो 5 जो सबसे बड़े हथियार निर्यातक कंट्री हैं, आर्म्स एक्सपोर्टर जो हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी, ठीक है। क्लियर। 2018-22 की अवधि में अगर बात करें तो विश्व के 5 सबसे बड़े जो शस्त्र आयातक हैं ना, भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। ये नाम भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर हैं, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टर है वो कौन सा है? भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो जो चीन है वह एक्सपोर्टर भी है और इम्पोर्टर भी है। तो प्लीज़ आप इनको लिंक करके देखना, ठीक है। सो संयुक्त रूप से अगर 5 देश प्रमुख जो शस्त्रों के कुल आयात करते हैं, तो 36% जो हिस्सेदारी इनकी, ये 5 कंट्री उत्तरदायी हैं, ठीक है, शस्त्रों के कुल आयात के लिए पूरे वर्ल्ड में। ये भी आप याद रखना कि 37%, ठीक है। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। ये भी पॉइंट आप याद रखना कि भारत विश्व में सबसे बड़ा जो शस्त्रों का इंपोर्टर कंट्री बन चुका है, ठीक है। और 2013-17 की बात करें तो 2018 और 22, 2013-17 के मुकाबले 2018-22 में भारत का जो कुल आयात है उसमें 11% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। सो वर्ष 2000 जो रूस है, वर्ष 2018 से 22 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। ये क्वेश्चंस आई होप आप इसको आउट मान के चलना, ये क्वेश्चंस 110% आ रहा है, 110% आ रहा है कि वर्ष 2018-22 में अगर बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है वह रसिया है, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपूर्ति करता है वो रसिया। भी आपने सुना होगा कि वहाँ की जो विदेश मंत्री, राज्य विदेश मंत्री हैं यूक्रेन की, वो बिना किसी बैठक, बिना किसी समिट का भारत में आई थी। सो ये देखा जा रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भारत और रसिया का कहीं रिलेशंस में कुछ दरार न पड़े, बट ऐसा कुछ नहीं है। रसिया और भारत बहुत अच्छे मित्र हैं और मैक्सिमम ऐसा देखा गया कि जब भी आप भारत में कोई भी वैसी परिस्थितियाँ आई हैं तो रसिया खुलकर भारत के सामने भारत का साथ देता है। तो छोटे मोटे दौरों से भारत के और रसिया के रिश्तों पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना होता है, ठीक है। जैसे कि एडिटोरियल ये बातें कहते हैं अपने विश्लेषण से,
तो आई होप से याद रखना कि रूस वर्ष 2018 से लेकर के 22 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है, और विश्व में सबसे बड़ा अगर जो हथियार का आयातक है वो कंट्री भारत है। ये पॉइंट आप याद रखना। भारत के कुल शस्त्र आयात में जो रूस की हिस्सेदारी वो 45% है। ठीक है, और 2017 से 21 के मध्य भारत जहां शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं 2018 से 22 में भारत इस सूची से बाहर हो चुका है। रूस, फ्रांस और इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात में मुख्य रूप से प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष पर है। तो आई होप से याद रखना, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि रूस और फ्रांस और इजराइल द्वारा किए गए जो शस्त्र निर्यात है ना, मुख्य रूप से प्राप्तकर्ताओं में भारत यहाँ भी शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 95 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 दिया गया है, इसको देख लेते हैं। सो अकादमिक पुरस्कार जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना कि अकादमिक पुरस्कार को ऑस्कर के नाम जाना जाता है, तो और करके याद रख लेना कि यहाँ पे दे सकता है कि अकादमिक अवार्ड 2023, ये भी याद रखना है आप। ठीक है, कि एकेडमी अवार्ड 2023 ये 95 इसको भी नंबर दे सकता है। तो प्लीज़ अभी ये भी याद रखना कि इसी को ऑस्कर के भी नाम से जानते हैं। सो यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों, जो तकनीशियन होते हैं उनके लिए, और सर्वोत्कृष्ट जो फिल्म पुरस्कार होता है, और प्रथम ऑस्कर पुरस्कार का वितरण जो है वह 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूसवेल्ट होटल कैलिफोर्निया को किया गया। तो याद रखना कि प्रथम बार 16 मई 1929 को दिया गया था। ठीक है, सो आई होप सो कि इसके इंपॉर्टेंस समझना। और देखिए नाम बदल कर चीज़ें दी जा सकती है, तो आई होप सो बिल्कुल इसको आप ये मत सोचना कि यार नाम बदल गया तो अब ये कौन सा अवार्ड है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, सो 12 मार्च 2023 को डाल्बी थिएटर लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में 95वें अकादमी पुरस्कार, ठीक है, यानी ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि डाल्बी थिएटर लॉस एंजिल्स में है। यहाँ से 2023 के ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा किया गया है। सो वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया था। तो 95वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म थे। ठीक है, सो उनको प्राप्त हुआ है। सो डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट द्वारा निर्देशित इन फिल्मों में सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। ठीक है, सो मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार हेतु सम्मानित किया गया है। तो याद रखना यह फिल्म का नाम। ठीक है, मल्टीवर्स याद रखना नाम। ठीक है, इसी फिल्म के लिए डेनियल क्वान एवं डेनियल स्किनर्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एवं ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, मलेशियाई जो अभिनेत्री हैं मिशेल योह नाम याद रखना। मिशेल योह एक्ट्रेस हैं। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको दिया गया है शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2023 का ऑस्कर दिया गया है इनको 2023 का। ठीक है, अब मिशेल योह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन चुकी हैं। ठीक है, अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल के निर्देशक डैरेन एरोनोफ्स्की को अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ हमने अभिनेत्री देख लिया। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ब्रेंडन फ्रेजर, इनको याद रखना, इनको दिया गया है। ऑल क्वाइट ऑल द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस को दिया गया है।
ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के ह्यूई क्वान को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवेलनमी निर्देशक डेनियल रोहर। कन्फ्यूज़न ना हो, नाम में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नाम में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा टिपिकल है कि नेवेलनी, ठीक है, नेवेलनी को याद रखना, निर्देशक डेनियल रोहर, ये नाम याद रखना। कुछ सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करें तो ओरिजिनल स्कोर ऑल क्वाइट ऑल ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव की बात करें तो अवतार द वे ऑफ वाटर के निर्देशक जेम्स कैमरून को दिया गया है। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोस्वाल से द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है। याद रखना, भारत को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर, याद रखना, कार्तिकी गोसाल्वेस, ये आप प्लीज़ नाम याद रखना, ठीक है ना। भारत के लिए कार्तिकी गोसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है। तो देखिए, इस शॉर्ट फिल्म को दिया गया है तो इनका नाम तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन द एलिफेंट विस्पर याद रखना, द एलिफेंट विस्पर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है और इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है कार्तिकी गोसाल्वेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तमिल भाषा की इस फिल्म को निर्देशक कार्तिकी गोसाल्वेस द्वारा निर्माता और गुनित मोंगा को स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया और ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शंस कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो एलिफेंट विस्पर आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट नाम है। और ज्ञातव्य है कि द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े बोम्मन और बेल्ली का है जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोसकर बड़ा करते हैं। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो शॉर्ट फिल्म के लिए हमने देख लिया एलिफेंट विस्पर, भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड, और ओरिजिनल जो सॉन्ग संगीत की बात करें तो नाटू नाटू के लिए मिला है RRR का जो फिल्म है सॉन्ग है नाटू नाटू, ठीक है। और किसके द्वारा निर्देशित यह फिल्म है? सो एस राजामौली के द्वारा। सो नाटू नाटू संगीत का जो संगीतकार हैं MM कीरावानी, याद रखना MM कीरावानी, और गीतकार चंद्र बोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार को ग्रहण किया है, ठीक है। सो इस संगीत के जो गायक हैं राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव हैं, ये भी आप याद रखना। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत बन चुका है भारत का। तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्माया गया था। उल्लेखनीय है कि 80 नंबर का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 है वो बेस्ट सॉन्ग्स मोशंस फीचर श्रेणी में भी नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया है। भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी के शॉर्ट लिस्ट अंतिम 5 फिल्मों की शामिल रही, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने में चूक गई। तो हालांकि ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए के लिए नहीं है। आप एलिफेंट विस्पर याद रखना सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म फीचर के लिए, और नाटू नाटू सॉन्ग को द बेस्ट और ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए दिया गया है। बस इन 2 बातों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जो 95वें ऑस्कर पुरस्कार को में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं उद्घोषणा में शामिल रहीं और ऑस्कर के मंच पर
1980 पुरस्कार प्रस्तुतकर्ताओं के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खम्बाटा थी। तो आई होप सो ये भी नाम आप याद रखना। वर्ष 2016 में ऑस्कर पुरस्कारकर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लेगाटन समृद्धि सूचकांक 2023। सो विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों पर तुलना करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रति वर्ष लेगाटन समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। सो लेगाटन जो इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटन कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो कि वैश्विक समृद्धि और मानव क्षमता के विस्तार को बढ़ावा देता है। सो यह 167 देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करती हैं और समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों और 67 जो एलिमेंट्स हैं और 300 संकेतकों पर आधारित होता है। ठीक है, सो रक्षा व सुरक्षा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश, परिवेश, उद्यम स्थिति, अवसंरचना एवं बाजार पहुंच, आर्थिकी गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण। सो वर्ष 2023 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। ठीक है, ये मैंने बोला था आपको ना कि जो डेनमार्क है, फिनलैंड है, ये सब हमेशा शीर्ष पर रहते हैं। तो आई होप सो इसको याद रखना है आप। ठीक है, सो 2023 में विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पे है। तो आई होप इसको आप याद रखना। ठीक है, और सूचकांक में शीर्ष 5 अगर कंट्री की बात करें, ये देखिए आउट ऑफ ना 167 है रैंकिंग। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और सूचकांक में शीर्ष 5 देश की बात करें तो भारत का कोई स्थान नहीं है। सो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ये शुरू के 3 याद रखना, बाकी को स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो लेगाटन समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो 103वां है आउट ऑफ 167। ठीक है, भारत 103 नंबर पे है आउट ऑफ 167 कंट्री। ठीक है, आई होप इसको याद रखना है आप। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ठीक है, सो सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका कि प्रकाशन वाशिंगटन डीसी स्थित विचार विमर्श जो मंच है, ठीक है, विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशंस द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, कि द हेरिटेज फाउंडेशंस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, सो 17 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 29वां संस्करण है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों स्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है। तो ये शुरू के याद रखना। ठीक है, भारत, ब्राज़ील, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है, सूचकांक में सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। ठीक है, तो आई होप से याद रखना। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का जो स्कोर है 52.9 के साथ 131वां स्थान है भारत का। ठीक है, सो भारत का जो स्थान है 131वां है, 131 इंडिया, ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशंस मिशंस फॉर क्लाइमेट। ठीक है, क्लियर, द एग्रीकल्चर इनोवेशंस मिशंस फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका व संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। सो इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 COP 26 के दौरान नवंबर 2021 में हुई थी। सो ये भी आप याद रखना। और अगर भारत की बात करें तो भारत अबू धाबी में आयोजित I2 और U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान
एग्रीकल्चर इनोवेशंस मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। और वर्तमान में एग्रीकल्चर इनोवेशंस मिशन फॉर क्लाइमेट के टोटल 47 सदस्य हैं और वर्तमान में एग्रीकल्चर इनोवेशंस मिशंस फॉर क्लाइमेट पहल ने वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो आई होप सो इसको आप याद रखना। ठीक है, और 8 से 10 मई 2023 के मध्य जो AIM है, ठीक है, जो समिट है अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। ठीक है, सो ये आप याद रखना कि अब बस शॉर्ट याद रखना कि AIM सो एग्रीकल्चर इनोवेशंस मिशन में भारत भी शामिल हो चुका है। ठीक है, इसको बस याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 23। ठीक है, सो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक अमेरिकी वाणिज्य संगठन US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशंस पॉलिसी सेंटर द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है। सो 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों की बौद्धिक संपदा और संरचना का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 11वां संस्करण है 2023 में। ठीक है, और इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 90% से अधिक का योगदान करता है यह समूह। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शीर्ष अगर 3 जो कंट्री हैं वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है फ्रांस। ये आप शुरू का याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2023 के अंतिम 3 जो देश हैं वह है वेनेजुएला, रूस और अल्जीरिया। सो अल्जीरिया का नाम याद रखना लास्ट, आप ये इंपॉर्टेंट है, अल्जीरिया का नाम शुरू के लास्ट के याद रखना। ठीक है, सो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत का 42वां स्थान है। स्कोर है 38.64%। तो भारत की बात करेंगे तो इंडिया इसमें 42 नंबर पे है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। सो वर्ष 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय बर्लिन में है, द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शंस परसेप्शंस इंडेक्स CPI जारी किया जाता है। तो इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहाँ भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञों मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक भ्रष्टाचार स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो अपने एग्ज़ाम की बातों को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। सो प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का यह 28वां संस्करण था। सूचकांक में डेनमार्क 90 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। ठीक है, जबकि सोमालिया सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, सो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले जो 3 देश हैं, डेनमार्क याद रखना। मैंने बोला था आपसे वहाँ पर, देखिए वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। डेनमार्क यहाँ पे भी सबसे सर्वश्रेष्ठ पे है। और अगर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के रिपोर्ट में अगर भारत की बात करें, जो कि हमारी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, तो 2022 में भारत 40 अंकों के साथ 85वें नंबर पे है। 85 ठीक है, इस स्थान पर है भारत। तो याद रखना कि भारत का जो रैंकिंग है वो 85 नंबर पे है भारत। ठीक है, और वर्ष 2021 के सूचकांक में भारत जो है वो 40 अंक यानी 50वें नंबर पे था। और 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वो सुधार नहीं हुई। तो याद रखना कि यूनिक हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए हो जाता है कि 2021 और 22 ये दोनों में ना ये 50वें स्थान पर है
ठीक है, यानी 40 अंक जो था वो भारत का स्थिर बना हुआ, इसमें कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है। और वहीं ब्रिक्स देशों की बात करें तो रैंकिंग में भारत के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका 72 और ब्राज़ील 94, रूस 137 और चीन 65 स्थान पर हैं। तो ये याद रखना, ये रूस की रैंकिंग याद रखना 137, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष। सो क्या है? सो वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। सो वासेनार जो नाम है द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर है के नाम से लिया गया है। सो यह एक समझौता 1995 में हस्तांतरित हुआ था और यह व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1996 से शुरू हुआ है। इसका सचिवालय जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में है और इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। सो 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। तो ये याद रखना कि 2017 में भारत इसका मेंबर बना है और संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं और चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। तो आई होप सो आप इसको याद रखना, ठीक है। इसको प्लीज़ आप याद रखना, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की जो सदस्यता है ये भी याद रखना कि 2017 में भारत इसका सदस्य बना है और इसके जो 4 स्थायी सदस्य हैं वो रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके हैं, ठीक है। और चाइना इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। और इसमें भारत के उपलक्ष्य में अगर बात करें तो इस बैठक में भारत जो है वासेनार व्यवस्था का अध्यक्षता सौंपा गया है इस समय। और अध्यक्ष के रूप में भारत का जो कार्यकाल है 1 वर्ष, ये 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। और आई होप सबको पता होगा कि G20 का जो अध्यक्षता भी 2023 में भारत कर रहा है, ठीक है। और भारत ने आयरलैंड से वासेनार अध्यक्षता के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण किया है और यह प्रथम अवसर है जब भारत के किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है भारत स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ठीक है। सो मानव जो स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स HFI, ये शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखते रहना क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट नेम भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। सो यह जो पर्सनल और जो सिविल्स होते हैं, ठीक है, एवं उनके इकोनॉमिक्स जो फ्रीडम के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है, ठीक है। सो जनवरी 2023 में वाशिंगटन DC में स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट की संयुक्त रूप से ये HFI जारी किया जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि आपका जो ये HFI है ये किनके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये दोनों के संयुक्त रूप से ये दोनों लोग मिलकर इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को पब्लिश करते हैं, ठीक है। सो जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स सीट्स अगर 3 कंट्री की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड और एस्टोनिया, ये 3 का याद रखना नाम, ठीक है। अब पेपर में कंफ्यूज करना होगा तो सब लोग रटेंगे स्विट्ज़रलैंड, इसका नाम हटा देगा, 2 का दे देगा न्यूजीलैंड और एंटोनिया का। तो आपको याद रहे कि पहला स्विट्ज़रलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा एंटोनिया, इस शुरू के 3 को आपको याद रखने हैं। सो और जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है 2022 का, जो शीर्ष 10 दक्षिणी एशियाई देश हैं, ठीक है, उसमें से जो पहला है वो सिंगापुर है। तो याद रखना, अगर एशिया में पूछ लेता है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में पहली कंट्री कौन है तो सिंगापुर, ये नाम याद रखना। और जो 10वां रैंक है एशिया कंट्री में वो 10वां है भारत का, इसके ऊपर श्रीलंका है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक दुख की बात है कि हमसे ऊपर श्रीलंका है, ठीक है, मतलब भारत के ऊपर श्रीलंका है, ठीक है। सो 9वां रैंक जो क्षेत्रीय रैंक मिला है एशिया में, सो 9वां रैंक है श्रीलंका का और 10वां रैंक है भारत के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों हमारे लिए हो जाते हैं UP PCS के लिए और UPSC के लिए,
ठीक है। और जो यहाँ से है स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड और एस्टोनिया, ये याद रखना। ये टोटल इसमें 6 पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022। वर्ष 2013 से विश्व जो प्रतिभा रैंकिंग है वह जारी किया जा रहा है, और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, IMD द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल और योग्यताओं को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश से रोक कर रखने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है, ठीक है। अगर इसमें हम शीर्ष देश 3 देशों की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और आइसलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और आइसलैंड है। और लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में जो 63 देशों की रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर है। तो आई होप सो कि याद रखना। अगर एग्जाम में अगर कंफ्यूज करना रहा तो स्विट्ज़रलैंड का नाम हटा देगा, बाकी 2 का दे देगा, स्वीडन और आइसलैंड का। अब इसे वजह कि इसमें पहला कौन है तो स्वीडन बताओगे आप, ठीक है। हालांकि तीनों का नाम आप याद रखोगे, ठीक है। और भारत की बात करें इन 63 देशों की सूची में भारत जो है वो 52 नंबर पर है, 52वें स्कोर पर आया है, ठीक है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों की रैंकिंग की बात करें तो सिंगापुर फर्स्ट है, यहाँ पे भी सिंगापुर फर्स्ट है। और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भी सिंगापुर फर्स्ट था दक्षिण में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर 2023, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा वर्ष 2022 में टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना को वर्ष 2022 में टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो आई होप सो ये याद रखना है आप। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसमें से बस एक फैक्ट, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और जो वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं ने 2019 में यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो ये भी आप याद रखना कि जो वोलोडिमिर ये 6ठवें राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, ठीक है। ये भी आप याद रखना। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व वह हास्य अभिनेता व पटकथा लेखक भी थे, ठीक है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। और मार्च 2022 में उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ ए वाइट लायन, ये याद रखना, से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चेक गणराज्य के सर्वोच्च जो राजकीय सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द वाइट लायन। यहाँ से मैटर बन सकता है एग्जाम में, तो इस बात को आप याद रखना कि द ऑर्डर ऑफ द वाइट लायन से इनको सम्मानित किया गया है। और यह क्या है? यह है चेक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी वोलोडिमिर जेलेंस्की को पर्सन्स ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था, ठीक है। ये भी याद रखना कि फाइनेंशियल टाइम्स 2022 ने भी इनको पर्सन्स ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था, ठीक है। और अन्य विजेताओं की बात करें तो हीरोज़ ऑफ द ईयर में द वुमेन ऑफ ईरान, ओके, इंटरनेशनल ऑफ द ईयर ब्लैक पिंक, द कोरियाई पॉप के पॉप, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो एरोन जज अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। आइकन ऑफ द ईयर की बात करें तो मिशेल यो, ये मलेशियाई अभिनेत्री हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। जस्ट वेट, ये आप याद रखना कि आइकन ऑफ द ईयर अगर बात करें तो मिशेल यो, यह मलेशियाई अभिनेत्री हैं और इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्ट्रेस का, ठीक है। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर की बात करें तो ग्रेगटी रॉबिन्स जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम है, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ से 3 से 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की अगर बात करें
तो दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली वुमेन का इंडेक्स जारी किया गया है। तो सूची में 19वां जो वार्षिक संस्करण है यह 2022 का, तो ये भी याद रखना कि ये 19वां संस्करण है, ठीक है। और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जो जर्मनी शीर्ष पर है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्डे दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पे है। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है और इनका पोजीशंस याद रखना है, ठीक है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर येलेन, ओके, याद रखना है। और दूसरा यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्डे दूसरे स्थान पे है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस तीसरे स्थान पे हैं, ठीक है। सो सूची में यूएसए के टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्ष शक्तिशाली महिला हैं, और वहीं यूएस की नैसी पेलोसी सबसे उम्रदराज 62 वर्ष की शक्तिशाली महिला हैं। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एज की हैं नैन्सी पेलोसी, आप नाम याद रखना, और सबसे जो युवा हैं 33 ईयर्स की टेलर स्विफ्ट, ये भी आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। सो फोर्ब्स सूची में शामिल प्रमुख 2022 में जो महिलाएं हैं, समग्र 7 स्थान की अगर बात करें तो मैरी वर्रा, ये जो तीसरा है याद रखना, कमला हैरिस हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। उसके बाद क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ओके। अगर यहाँ भारत की बात करें तो शुरू के 7 स्थान में भारत का कोई इसमें प्लेस नहीं है, ठीक है। सो न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये महत्वपूर्ण है न्यूयॉर्क के लिए। और दाशमिक सीरिया विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है, ये भी याद रखना, ठीक है। दशमिक ये सीरिया का शहर है। सीरिया विश्व में सबसे सस्ता शहर है। वर्ष 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति दर कराकास वेनेजुएला 132% दर्ज की गई है, ठीक है। चलिए 172 शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों की अगर बात करें तो बेंगलुरु, ठीक है, स्कोर 38 के साथ 161 रैंक पे है। चेन्नई 37 स्कोर के साथ 164 रैंक पे है, और अहमदाबाद 35 रैंक के साथ 165 नंबर पे है। बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद को सबसे शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है सस्ते, ये आप याद रखना, ठीक है। बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। सो बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, रैंक याद रखना 161, 164 और 165, ठीक है। भारत GPAI का अध्यक्ष। सो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी की बात करें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है, ठीक है। सो 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। सो GPAI का सचिवालय स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में की गई है। सो GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें से जो 14 सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और यूरोपीय संघ, ठीक है। सो देखिए भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको याद रखना। सो वर्तमान में GPAI सदस्यों की कुल जो संख्या है वो 29 है। इसके अतिरिक्त OECD GPAI की स्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 ने यूनेस्को भी GPAI के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो यूनेस्को है ये भी GPAI के ये पर्यवेक्षक के रूप में सहभागिता अपना निभाया है, ठीक है। भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की है। सो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है इसकी अध्यक्षता के बारे में तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जो कि फ्रांस से ग्रहण किया गया है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ठीक है। सो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक है CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का जो प्रकाशन है वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 2005 से किया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और इस सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस सूचकांक पर 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ठीक है। तो आई होप सो इसको याद रखना। और यह सूचकांक का 18 नंबर का यह संस्करण है। ठीक है। सो कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा के अंतर्गत रखने का मार्ग पर अग्रसर नहीं है। सो ये इसकी नोट की बातें हैं, तो आई होप इसको याद रखना। और अतः किसी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं है इसमें। डेनमार्क ने CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले देशों के रूप में समग्र रूप से चौथे स्थान पर हासिल है, यानी पहला स्थान किसी को नहीं है। सो चौथे स्थान पर लास्ट डेनमार्क का है। ठीक है। सो आई होप सो इसको भी आप याद रखना। ठीक है। और CCPI 2023 के शीर्ष देशों की बात करें तो चौथे रैंक पे है डेनमार्क, 5वें पे है स्वीडन, 6वें पे है चिली और 7वें पे है मोरक्को, 8वें नंबर पे है भारत। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे लिए मिल जाता है कि जो CCPI 2023 रिलीज़ हुआ है उसमें 8वें नंबर पर इंडिया है। ठीक है। और ब्रिक्स देशों में बात करें तो ब्रिक्स देशों में जो 8वां नंबर है यहाँ पर पहला बन जाता है भारत का, और 38 नंबर पे ब्राज़ील है, 51 पे चीन है, 44 पे दक्षिण अफ्रीका है और 59 पे रूस है। तो हाई सुप की अगर पूछ लेता है कि CCPI में ब्रिक्स देशों की रैंकिंग क्या है, तो पहला भारत का है, ये आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक भूख सूचकांक। देखिए मैं जो बाकी टॉपिक है ना वो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिया हुआ है। सो यूपीपीएससी के उतना खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है, सो मैं इसको स्किप भी कर रहा हूँ, ये भी आप ध्यान देना। ठीक है। जैसे वैश्विक भूख सूचकांक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पर बात कर रहे हैं। सो वैश्विक जो भूख सूचकांक का सृजन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि वर्ष 2018 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन को स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया है। तब से यह सूचकांक वेल्ट हंगर हेल्प एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ये याद रखना कि वेल्ट हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के साथ ये अब रिलीज किया जाता है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। ये अल्प पोषण, बाल दुबलापन, ठीक है, यानी कि जो इसके लिए जो प्रचलित शब्द हैं, ठीक है, अंडर नरिशमेंट, ठीक है, और जो चाइल्ड हैं वेस्टिंग, ठीक है, यानी ठीक वो क्या कहते हैं दुबलापन, और बाल ठीकनापन यानी कि चाइल्ड स्टनिंग, और बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टलिटी और के आधार पर तैयार किया जाता है। और वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें कि 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। और इस सूचकांक में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है ना 5 वर्गों में बनाए गए हैं। ठीक है। सो क्या है 9.9 या उससे कम का स्कोर निम्न माना जाएगा, 10 पॉइंट से 19.9 मध्यम माना जाएगा, 20 पॉइंट से 34.9 गंभीर माना जाएगा, 35 से 49 पॉइंट मध्यवाहक माना जाएगा, और 50.0 से उससे अधिक स्कोर भूखमरी यानी चरम भयावह माना जाएगा। ठीक है। सो यह जो सूचकांक है यह 17वां वार्षिक संस्करण है, ये भी आप याद रखना है। वर्ष 2022 की यह रिपोर्ट खाद्य प्रणाली रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन विषय पर
केंद्रित है, ठीक है। और GHI रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स स्कोर है 18.2 है, जो कि भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप इसको समझ गए। और अब भूखमरी का स्तर सर्वाधिक है, क्लियर। सो क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2022 में विश्व के दक्षिणी एशिया में भूखमरी का स्तर सर्वाधिक है। इसके बाद अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का स्थान है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो दक्षिणी एशिया है वहाँ पर जो भूख का स्तर है वो सर्वाधिक है, ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी को हासिल नहीं किया है, ठीक है। किस श्रेणी को? भूखमरी के चरम भयावह स्थिति को, यानी जो 50.8 का स्कोर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, ये भी याद रखना। जबकि ये 5 देश मध्य अमेरिकी गणराज्य, अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, यमन और भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। इन 5 देशों का नाम याद रखना, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, यमन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन यानी स्टंटिंग के मामले यमन में सर्वाधिक हैं, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन यानी वेस्टिंग के सर्वाधिक मामले भारत में सर्वाधिक हैं, ठीक है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक है। ये आप याद रखना कि अगर वैश्विक लेवल पे बात करें तो जो ठिगनापन है यानी स्टंटिंग है वह यमन में ज़्यादा है, ठीक है। जो दुबलापन है, ठीक है, वह भारत में ज़्यादा है, ठीक है। और जो 0 से मतलब जो 5 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर की बात करें तो सोमालिया में ज़्यादा है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये कंटेंट है, तो इसको प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। कोस्टा रिका एवं यूएई संयुक्त रूप से सूचकांक में 18वें स्थान पर हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है, ठीक है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 17 रैंक दिया गया है, ठीक है। सो उसी से जुड़ा है कि कोस्टा रिका एवं यूएई को ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर में 5.3 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से सूचकांक में 18 नंबर पर रखा गया है, ठीक है। सो आई होप से इसको याद रखना। और ब्रिक्स देशों की स्थिति की बात करें तो पहला ब्राज़ील का है, दूसरा रूसी संघ का है और तीसरा है भारत का जो कि रैंक 107 है और स्कोर 29.1 है, ठीक है। और GHI में जो दुबलापन है, दुबलापन याद रखना कि भारत उसमें भौगोलिक रूप से वैश्विक लेवल पे दुबलापन जो है वह उसमें नंबर 1 पर है पूरे विश्व में, ठीक है, जिसको कि वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये मैंने करा दिया है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप इसको अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तब इसको देख लिए होंगे। सो ये इसको मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है कि भारत का इकलौता ऐसा यूनिवर्सिटी है कानपुर जिसको कि इसमें जगह मिला है। और इसमें कुछ और बातों को देख लेते हैं कि यह रैंकिंग का 15वां संस्करण है। इस वर्ष की रैंकिंग में कुल 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक जो विश्वविद्यालय है वो चीन की इसमें रैंकिंग हासिल की हैं, ठीक है। और 2023 की रैंकिंग में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, ठीक है। और 2023 में शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो पहले रैंक पर है और एशिया में 40वां रैंक है IIT बॉम्बे का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है IIT दिल्ली, ठीक है। और तीसरे रैंक पे है भारतीय लेवल पर एशिया का रैंक जो 52 है वह IIT बेंगलोर कर्नाटक, सॉरी IIT नहीं IISc, ठीक है, IISc बेंगलोर। और चौथा है और एशिया का 53वां रैंक है IIT मद्रास का। और भारतीय रैंक की बात करें 6वां और एशिया का रैंक 61 है, सो IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल का। और भारतीय रैंक 6, एशियाई रैंक 66
IIT कानपुर उत्तर प्रदेश का, सॉरी वहाँ पे मैं मिस्टेक किया हूँ। सो यूपी का सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है IIT कानपुर, जो कि QS रैंकिंग में अपना जगह बनाया हुआ है, IIT कानपुर। ओके, सो यूपी का QS रैंकिंग में एक यूनिवर्सिटी है IIT कानपुर, ठीक है, जिसका कि भारतीय रैंक 6वां है और एशियाई रैंक 66 है, और 7वां नंबर और एशियाई रैंकिंग 55 दिल्ली विश्वविद्यालय। सो आई होप सो कि आप इसको बिल्कुल अच्छे समझ पाए। सो स्पेशली फॉर यूपी के लिए आप याद रखना, ठीक है। भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपराएं कौन कौन से हैं? रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में, और वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, ठीक है, और कुटियत्तम संस्कृत नाट्यकला, ठीक है, और रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव अनुष्ठान रंगमंच। 5वां नंबर मुडियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य कला। 6वां नंबर कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत और तथा नृत्य। 6वां नंबर छऊ नृत्य पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। 8वां नंबर लद्दाख व बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पवित्र ग्रंथों का पाठ है। और 9वां नंबर संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन व नृत्य। देखिए ये जो याद रखना है आप कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इनको स्थान दिया गया है, ठीक है। तो आई होप सो कि इसको याद रखना, ठीक है। और यहाँ से भी आ सकता है कि जैसे रम्मन है और वहाँ पे ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने इसको स्थान दिया है। तो आई होप सो कि इसको प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। और 5 से 7 जुलाई 2022 में मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा में 9वां सत्र आयोजन हुआ था। इस बैठक के दौरान भारत को वर्ष 2022-26 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। तो आई होप सो कि एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है इंडिया को। सो यह भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है। सो पूर्व में भारत इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल पूरा कर चुका है। पहला कार्यकाल 2006 में, दूसरा 2010 में और तीसरा 2023 में। ये याद रखना है आप, ठीक है। चलिए फिर अगला टॉपिक देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छा और सर्वाधिक जो शांति क्षेत्र माना गया है सो यूरोप है। याद रखना कि यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है, तो ये भी एग्ज़ाम के लिए याद रखना, ठीक है। और GPI 2022 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, ठीक है। सो देखिए क्षेत्र और देश में कन्फ्यूज़न नहीं करना है आपको, ठीक है। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है, ठीक है, और GPI 2022 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत देश है, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो GPI 2022 में भारत समग्र स्कोर 2.578 के साथ 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पर 19वें रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन सकता है कि वैश्विक स्तर पर 19वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। भारत 135वें नंबर पर है, ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022। सो हाल ही में वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ग्लोबल माइनॉरिटीज़ रिपोर्ट GMR जारी किया गया। पहली बार वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। तो आई होप सो इसको आप याद रखना, ठीक है। सो पहली बार यह माना गया है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। सो वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट का जो पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी किया गया है। सो वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को विभिन्न देशों एवं उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से
तौर पर दिया गया है। सो यह पहली ऐसी रिपोर्ट है जो देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर रैंकिंग प्रदान किया है। तो आई होप सो इसको प्लीज़ याद रखना, ठीक है। ये भारत के लिए अच्छी बात है और वैश्विक लेवल पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जाएगा। सो वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट के कुल 110 देशों को शामिल किया गया है। न्यूनतम 10 लाख से कम जनसंख्या वाले देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। सो हालांकि 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड को पूरा न करने के बावजूद शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। और वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक के शीर्ष 3 देश की बात करें तो जो इंडिया है वो पहले नंबर पे है 100 स्कोर के साथ, दूसरे पे दक्षिण कोरिया और तीसरे पे जापान है 96.91 के स्कोर के साथ। सो इस रिपोर्ट में विश्व के 110 देशों को भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। सो आई होप इसको प्लीज़ याद रखना, ठीक है। भारत पहले स्थान पे है पहली बार किसी रैंकिंग में, तो ये भी याद रखना है आप, ठीक है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2022। सो 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो बाली इंडोनेशिया में किया गया, ठीक है। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद वैश्विक नेताओं की पूर्ण भौगोलिक उपस्थिति वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। तो आई होप से याद रखना कि इंडोनेशिया बाली, ठीक है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 18वां नंबर का G20 शिखर सम्मेलन। सो 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। सो भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के केंद्रीय विषय पर आधारित है। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरा और नीला से प्रेरित है। तो आई होप सो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो वर्ड लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ठीक है। ये याद रखना कि ये कहाँ से लिया गया है, तो यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसका अध्यक्षता भारत करेगा। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो आई होप सो इसको प्लीज़ याद रखना। और मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट को नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। तो आई होप सो इसको प्लीज़ आप याद रखना। माइग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, माइग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट अगर पूछ लेता है तो ये COP27 याद रखना, ठीक है। और इसकी बात करें तो इस लोगो में भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक है। ज्ञातव्य है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ लेकर स्वतंत्रता का 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि का अमृतकाल संज्ञा दी गई है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। सो भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित जो अतिथि देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन और उसके संबद्ध बैठकों का जो आयोजन केवल नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। भारत के 50 से अधिक शहरों G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी G20 की जो बैठकें हैं वो आयोजित होंगी। देखिए मैंने पहले भी बात कर रखा है कि यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहरों में G20 का शिखर सम्मेलन का बैठकें आयोजन की जाएगी। तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। वही मैंने बोला था कि देखिए लखनऊ यूपी की राजधानी है तो याद रखना कि लखनऊ रहेगा ऑफिशियल। वाराणसी जो प्रधानमंत्री हैं उनका लोकसभा का जो क्षेत्र है तो वाराणसी आप वैसे जान लेना। आगरा, इस साल भारत में जो पर्यटक आए थे सबसे ज़्यादा वहाँ कहीं पर आए हैं तो वह आए हैं आगरा में, तो आगरा को ऐसे याद शॉर्टकट से कर लेना। और भारत का जो नॉलेज सिटी, नॉलेज पार्क माना जाता है वह गौतम बुद्ध नगर का, और गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है, वह है
यूपी में, और यूपी में ये ग्रेटर नोएडा कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। तो बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, G20 कुछ और बातें कर लें। तो G20 जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व वित्तीय सहायता वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में किया गया था। इसमें 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसमें 19 जो सदस्य देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी और भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 समूह के सभी जो सदस्य हैं समग्र रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85% हिस्सेदारी रखते हैं और वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सेदारी रखते हैं और विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आई होप सो कि G20 की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये परिक्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 22वां SCO शिखर सम्मेलन। 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन के उपरांत समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया। सम्मेलन के दौरान ईरान को SCO का स्थायी सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो ये याद रखना कि ईरान अब के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर SCO से क्वेश्चन आता है, ठीक है। साथ ही बेलारूस को SCO के सदस्य के रूप में दर्जा देने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो ये भी आप याद रखना कि किसके सदस्यता को देने के लिए निर्णय लिया गया है। सो आप याद रखना बेलारूस, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तो मेंबरशिप से इनका कंफर्म रहा कि अगर क्वेश्चन आता है तो मेंबरशिप से यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। और मालदीव को संघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार का दर्जा प्राप्त करने का निर्णय भी दिया गया है, ठीक है। बहरीन, कुवैत, UAE और म्यांमार को भी SCO के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मिस्र, सऊदी अरब और कतर को SCO के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने के लिए ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का जो सचिवालय तथा ये यूनेस्को के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के हेतु ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुए हैं। सो वाराणसी भारत को वर्ष 2022-23 के संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। तो आई होप से याद रखना कि यूपी PCS के लिए ये भी आप इम्पॉर्टेंट रखना कि जो वाराणसी है भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो शहर है को 2022-23 में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। सो आई होप से इसके याद रखना SCO के पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला वाराणसी पहला शहर है, ठीक है। प्लीज़ याद रखना है आप। सो SCO के बारे में बात कर लेते हैं। जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें 8 सदस्य बहुपक्षीय संगठन है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुआ था। SCO के 8 सदस्य चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने की इच्छुक SCO के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। SCO के 6 संवाद भागीदार आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की है। भारत को वर्ष 2005 में SCO के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि 2017 में अस्थाना कजाकिस्तान में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्यता दिया गया था। याद रखना कि 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों को सदस्यता दिया गया था। तो आई होप सो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो इसको भी याद रखना। और I2U2 समूह क्या है? सो I2U2 ये 4 देश शामिल होते हैं यहाँ। I2 में अभिप्राय भारत और इजराइल, ठीक है, इंडिया और इजराइल से है। वहीं U2 का अभिप्राय संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE से संबंध है। सो 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। चूँकि I2U2 समूह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, अतः इस समूह में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे के से लाभान्वित होते हैं, ठीक है। सो 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून
2022 के मध्य 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G7 जो शिखर सम्मेलन है 2022 का अध्यक्षता जर्मनी द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लास एलमाउ बाइवेरियन आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुआ। वर्ष 2022 में यह 7वां अवसर था जब जर्मनी G7 का सम्मेलन का आयोजन किया गया। आई होप सो कि ये भी नोट याद रखना कि 2022 में यह 7वां अवसर है जब जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। इससे पूर्व 1978 में, 1985 में, 92, 99, 2007, 2015 में जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन जो है 2022 में G7 सदस्यों जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका और संयुक्त संघ के नेताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त जर्मनी द्वारा आमंत्रित अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन ने भागीदार देशों के रूप में भी भाग लिया। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उल्लेखनीय है कि जर्मनी द्वारा G7 की अध्यक्षता प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड के केंद्रीय विषय पर आधारित था। ठीक है। और इसमें अगर कुछ खास बात करें तो 1 जनवरी 2023 से जापान G7 का अध्यक्ष रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है कि 1 जनवरी 2023 से जापान G7 का अध्यक्ष रहेगा। और जो 49 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2023 में हिरोशिमा जापान में 19 से 21 मई 2023 के मध्य आयोजित होगा। ठीक है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं हैं जिसको देख लेते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। इंडोनेशिया का यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसको याद रखना। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। ठीक है। चक्रवात फ्रेडी 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर के तट पर लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का जो प्रभाव है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया, रियूनियन द्वीप पर देखा गया है। तो इसको भी याद रखना। और यह दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8000 किमी की दूरी तय कर मेडागास्कर लैंडफॉल किया है। ये फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए क्योंकि इतना बड़ा परिक्षेत्र ये अपने को विस्थापित किया है। ठीक है। चक्रवात गैब्रियन 11 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियन ने न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है। ये जगह बस आप याद रखना। ठीक है। इनके लिए तुर्की और सीरिया में भूकंप 6 फरवरी 2023 को दक्षिण और मध्य तुर्की सीरिया में 7.8 तीव्रता का अति गंभीर भूकंप आया था। भूकंप का जो अधिकेंद्र था दक्षिण मध्य तुर्की में गांजिया टेप के शहर के पास हुआ था। तो ये गांजिया टेप शहर याद रखना। ठीक है। जोशीमठ भूधसाव ये हम बहुत अच्छे से देख लिए हैं कि उत्तराखंड का यह ये जगह है जोशीमठ, जिसमें कि भूधसाव हुआ है क्योंकि एक ये ग्लेशियर था जो कि सूखा हुआ था। उसके ऊपर बहुत सारे अवसाद मिट्टी थे जो कि लोड पड़ने के बाद ये धसाव इसमें हुआ है। तो इसको बहुत तरीके से हम लोग कर लिए हैं, इस पर समय नहीं देते हैं। ठीक है। सितरंग चक्रवात 24 अक्टूबर 2022 को चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग पर लैंडफॉल किया। इसे बांग्लादेश के अतिरिक्त भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय को भी प्रभावित किया। तो सितरंग याद रखना। ठीक है। सितरंग। ठीक है। और एक थाई सरनेम है स्पंज विरंजन। जून 2022 को न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर स्पंज विरंजन की घटना देखी गई है। स्पंज विरंजन अब तक की सबसे बड़ी घटना है। समुद्री स्पंज घने सरंथयुक्त जली जीव हैं। स्पंज जो जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं। प्रवाल की तरह स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा
होता है। तो आई होप से इसको आप याद रखना। देखिए इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको कि मैंने स्किप किया है क्योंकि समय भी थोड़ा सा बचे, और आई होप से कि बहुत ब्रॉड लेवल के वो न्यूज़ थे, क्वेश्चन थे, तो हमारा जो मेन मोटिव है यूपी पीसीएस तक सीमित रखना है, तो इसलिए मैंने उनको स्किप किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैगजीन से आप इसको पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप सो कि आप इसको प्यार दीजिए, और अगर इसमें रिलेवेंट आपको न्यूज़ लगता है, इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बने, तभी ये एनालिसिस यूजफुल हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।